नमस्कार विद्यार्थियों, एक और लाइव क्लास से साथ में आपका अपना पूनम चंद शर्मा। आज हम करेंगे अर्थशास्त्र के लेसन नंबर 1 विकास की प्रश्न उत्तर। पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं लेसन नंबर 1 विकास को, और आज हम उसी लेसन करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो बिना किसी देरी करते हैं स्टार्ट आज की लाइव क्लास। अध्याय नंबर 1 विकास। करते हैं बात याद रखने योग्य बातें। अर्थव्यवस्था वह ढांचा जिसमें लोगों को आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करवाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था कहते हैं। नंबर 2 है आर्थिक विकास। ये वो प्रक्रिया जिसमें एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय लगातार लंबे समय तक क्या बढ़ती है। जब लंबे समय तक आय बढ़ती है तो उसे आर्थिक विकास भी कह सकते हैं। फिर लोगों या समूहों का प्राथमिक लक्ष्य। तो जनता का या जन समूह का लक्ष्य क्या होता है? अधिक से अधिक आय प्राप्त करना, बराबरी का हक, सबको अपने विचार करने का हक, सुरक्षा और आदर सम्मान। आर्थिक नियोजन क्या है? देश के अंदर जो साधन है आर्थिक, उन साधनों का लाभ उठाते हुए देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से आगे बढ़ाना। अब आती है बात प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। तो कुल राष्ट्रीय आय को जब डिवाइड करते हैं कुल जनसंख्या के साथ में, इसमें देखिए विद्यार्थियों, थोड़ा आपको ध्यान ही पड़ेगा। तो मतलब मैं कुल राष्ट्रीय आय बट्टा कुल जनसंख्या, इसको आप ये मान सकते हो, ये इसका क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है। तो कुल प्रति व्यक्ति आय या औसत आय का फॉर्मूला क्या है? कुल राष्ट्रीय आय बट्टा में कुल जनसंख्या। आगे है देशों के मध्य तुलना करने के लिए देशों की कमाई को ही महत्वपूर्ण साधन माना गया है। फिर है देशों के मध्य विकास को नापने के लिए औसत आय के साथ साथ सार्वजनिक सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, जन्म दर, मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, बिना पॉल्यूशन के वातावरण, इनका भी ध्यान रखा गया है। फिर प्रत्येक देश की आय की गणना डॉलर में की जाती है। विद्यार्थियों, कितनी बड़ी बात है कि प्रत्येक देश की औसत आय गणना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर में की जाती है। फिर एक एक अंक वाले क्वेश्चन। पहला, अन्य राज्यों की अपेक्षा केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? कम क्यों है? क्योंकि केरल में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी है, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। क्या सिर्फ औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही है? नहीं, क्योंकि इससे आय की असमानता का हमें मालूम नहीं पड़ता है। जब औसत आय निकालते हैं तो उसे ध्यान नहीं पड़ता है कि वास्तव में लोगों की आय कितनी घटी है या बढ़ी है। फिर जीवन प्रत्याशा से क्या अभिप्राय है? तो क्या है? ये व्यक्ति के संभावित जीवित रहने का औसत वर्ष है। मतलब एक देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति लगभग कितने साल जीता है, उसी को जीवन प्रत्याशा माना गया। जीडीपी ये क्या है? ये सकल घरेलू उत्पाद है। सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। फिर भारत में सर्वाधिक उच्च मानव विकास किस राज्य में? वो है केरल में। फिर मानव विकास सूचकांक की गणना किस संगठन के द्वारा की जाती है? यूएनडीपी। विद्यार्थियों, यहाँ यूएनडीपी नाम दिया, ठीक है ना। फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो ये आप जानते हो, वही जो राशन कार्ड कणक आप लाते हो वही तो है। राशन वितरण की प्रणाली जिसके द्वारा उचित मूल्य की दुकान पर, मतलब राशन की दुकान पर गरीबों को राशन बांटा जाता है, उसी को बोला गया। फिर जन सुविधाएं क्या है? ये सुविधाएं मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। फिर नवीकरण साधनों का उचित उपयोग क्यों आवश्यक है? देखो नाम क्या है? नव्य, मतलब जिनको दोबारा से ना बना सके, क्योंकि क्या है? ये साधन सीमित मात्रा में है और इन्हें दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब करते बात प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर तय करते हैं? मतलब एक देश का विकास कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ, किस आधार पर तय करते हैं? वहाँ की प्रति व्यक्ति आय से,
वहाँ की साक्षरता से, लोगों के स्वास्थ्य से या उपरोक्त सभी से। तो विद्यार्थियों, आपकी आय भी अच्छी होनी चाहिए, आप पढ़े लिखे भी होने चाहिए और स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। तो मतलब तीनों ही बातें सही है, तो उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की कंडीशन भारत से बेहतर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान। तो इसका उत्तर रहेगा श्रीलंका। फिर मान लीजिए किसी एक देश में 4 परिवार हैं, उन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये। अगर 3 परिवारों की आय 4,000, 7,000 और 3,000 है, तो चौथा परिवार कितना कमाता है? तो विद्यार्थियों, कितना गजब का प्रश्न है। तो पहले आप क्या करोगे? पहले आप 5,000 को 4 से गुणा करोगे तो उत्तर आएगा 20,000, और फिर इन तीनों को जोड़ोगे 7,000, 3,000 और 4,000, तो उत्तर आएगा 14,000। फिर क्या होगा? फिर आप इस 20,000 को माइनस 14,000 करोगे तो उत्तर आएगा 6,000। तो आय कितनी है? तो आय कितनी होगी? 6,000 रुपये। विद्यार्थियों, यहाँ मैंने जानबूझकर शॉर्ट में लिखा है, क्यों यहाँ लिखता पूरा 7,000, 3,000, 4,000, तो यहाँ पूरा नहीं आता। इसलिए मैंने आपको यहाँ पूरा ढंग से समझाने के लिए 7,000 को 7 लिखा है, 3,000 को 3 लिखा है और 4,000 को 4 लिखा है। और जोड़ आया 14,000, उसको यहाँ 14 लिखा है। और जहाँ 20 लिखा है वो अस्तित्व में 20,000 है। जो लिखा है 14 वो 14,000 है, और जो लिखा है 6,000 वो इनकी माइनस करने में उत्तर आया है। प्रश्न नंबर 4, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस मापदंड का यूज करता है? इस मापदंड की अगर सीमा है तो बताइए। तो विश्व बैंक में विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किसी देश की आय को प्रमुख मापदंड माना गया है। जिन देशों की आय ज़्यादा है उन्हें अधिक विकसित माना गया है, और जहां आय कम है उन्हें कम डेवलप माना गया है। ऐसा माना गया है। अधिक आय का मतलब है वहाँ ज़रूरत की सभी चीज़ें उपलब्ध है, जो वहाँ के लोगों को पसंद है या उनके पास होनी चाहिए, वे उन सभी चीज़ों को अपनी आय के जरिए ले सकते हैं। इसलिए अधिक आय ही अलग अलग लोगों के बीच में वर्गीकरण करने का प्रमुख मापदंड माना गया है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 में देशों का वर्गीकरण इसी आधार पर किया गया था। वे देश जिनकी 2004 में प्रति व्यक्ति आय $10,066 प्रति वर्ष या उससे अधिक थी वह समृद्ध देश थे, और जिनकी आय $825 प्रति वर्ष से कम थी उन्हें गरीब माना गया है। भारत निम्न वर्ग आय में आता है, क्योंकि यहाँ भारत में 2004 में केवल $620 प्रति वर्ष आय थी। अब सीमाएं क्या है? अलग अलग देशों में इसको सही नहीं माना गया, क्योंकि विभिन्न देशों में जनसंख्या विभिन्न होती है। कुल आय की तुलना करने से ध्यान पड़ता है कि औसत व्यक्ति कितना कमाते हैं, लेकिन इसलिए हमें अलग अलग देशों के बीच में कंडीशन का ध्यान लगता है। इसलिए राष्ट्रीय आय वर्गीकरण का अच्छा माध्यम नहीं है। विकास मापने का UNDP का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? विश्व बैंक का मापदंड केवल आय पर डिपेंड करता है। इस मापदंड की बहुत सीमाएं हैं। आय के अलावा यहाँ बहुत से अन्य मापदंड हैं जो विकास मापने के लिए आवश्यक, क्योंकि मनुष्य केवल बेहतर आय के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वो अपनी आज़ादी के बारे में, सुरक्षा के बारे में, बराबरी के बारे में भी सोचता है। UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में निम्नलिखित मापदंड अपनाए गए। पहला, लोगों का स्वास्थ्य। ये पहला मापदंड है। विभिन्न देशों के लोगों का जीवन प्रत्याशा जितनी ज़्यादा होगी वह मानव विकास के दृष्टि उतना ही क्या है, डेवलप माना जाएगा। फिर शैक्षिक स्तर, ये दूसरा स्तर है। किस देश की साक्षरता जितनी ज़्यादा होगी वह कंट्री उतनी ही डेवलप मान जाएगी। जहाँ साक्षरता क्या कम है उसे गरीब माना गया है या कम विकसित माना गया है। प्रति व्यक्ति आय, ये तीसरा मापदंड है। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी उसे अमीर माना गया है, जहाँ कम है उसे गरीब माना गया है। ठीक है, इसी आधार पर विकसित और अविकसित या विकासशील देशों का वर्गीकरण भी किया गया है। कई वर्षों के अध्ययन के बाद UNDP ने विश्व के 173 देशों का मूल्यांकन इस आधार पर किया। 53 देशों को उच्च माना गया, 84 को मध्यम माना गया, 26 को निम्न में रखा गया है।
हम औषध का प्रयोग क्यों करते हैं, इनके प्रयोग करने की क्या सीमाएं है, विकास से जुड़े अपने उदाहरण देखकर स्पष्ट कीजिए। औषध का प्रयोग किसी विषय क्षेत्र के विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। जैसे किसी देश में सभी लोग अलग अलग आय आप कमाते हैं, किंतु देश का विकास जानने के लिए प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं जो औसत के माध्यम से निकलती है। इससे हमें एक देश के विकास के स्तर का पता लगता है, किंतु औसत का प्रयोग करने में समस्या आती है। औसत किसी भी चीज़ का सही अनुमान नहीं कर सकते, इसमें असमानताएं रहती है। किसी देश में रहने वाले 4 परिवार 500 कमाते हैं और एक परिवार 48,000 कमा रहे हैं, जबकि अन्य कंट्री में 9,000 और 10,000 कमाते हैं। तो दोनों देशों की आय समान है, किंतु एक मामले में आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है, जबकि अन्य में क्या है, आर्थिक रूप से क्या है, असमान है। इस प्रकार औसत तुलना के लिए उपयोगी तो है, किंतु इससे असमानताएं छिप जाती है। इससे ध्यान नहीं पड़ता कि लोगों में किस तरह से बंटा हुआ है। प्रश्न 7, प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास पंजाब से अधिक है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है और राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं, बताइए। उत्तर होगा, यदि व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा जाए तो हमें लगता है कि बेहतर आय के विषय में नहीं, बल्कि हमें अपनी सुरक्षा, आदर, बराबरी, आज़ादी के बारे में सोचना चाहिए। इसी प्रकार जब हम किसी देश के विकास को सोचते हैं तो वहाँ औसत आय के अलावा अन्य लक्षणों को भी देखते हैं। भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा किन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, ज्ञात कीजिए। 50 वर्ष पश्चात क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। तो भारत के लोगों द्वारा वर्तमान में क्या क्या ऊर्जा के स्रोत हैं। पहला है कोयला का प्रयोग ईंधन के रूप में उद्योग में कच्चे माल के रूप में यूज कर रहे हैं। वाष्प इंजन में कोयले का प्रयोग होता है, रेल और उद्योग में काम में लिया जाता है। खनिज तेल, इसका उपयोग सड़क परिवहन, जहाज, वायुयान इत्यादि करते हैं। इस तेल को पहले साफ करते हैं और साफ करके डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल इत्यादि में मिलते हैं। प्राकृतिक गैस भी क्या है, शक्ति के साधन के रूप में उपयोग हो रही है। गैस को पाइपों के सहारे अन्य स्थानों पर पहुंचा सकते हैं, इससे बहुत सारी फैक्ट्रियां चलती हैं। फिर जल विद्युत, यह ऊर्जा का नवीकरण संसाधन है। अब तक गैस सभी संसाधनों में सबसे सस्ता है, इसका प्रयोग घरों में, दफ्तरों में और उद्योगों में किया जाता है। फिर ऊर्जा के अन्य स्रोत, इसमें वे सभी स्रोत जो क्या है, नवीकरणीय है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, भूताप ऊर्जा इत्यादि। ऊर्जा का अधिकांश परंपरागत संसाधनों का प्रयोग लंबे समय से कर रहे हैं। ये सभी क्या है, नवीकरणीय, अर्थात इनका एक बार प्रयोग करने पर ये एंड हो जाते हैं, इनकी दोबारा से पूर्ति नहीं हो सकती। आने वाले 50 वर्षों में इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो ये समाप्त से हो जाएंगे। यदि हमें इन संसाधनों को बचाना है तो हमें ऊर्जा के नए नए संसाधनों का खोज करना होगा। धारणीयता का विषय विकास के लिए है या नहीं है, बताइए क्यों। तो धारणीयता मतलब है सतत पोषणीय विकास, अर्थात एक ऐसा विकास जो अब आने वाली पीढ़ी तक नहीं रहे, बल्कि वह आने वाली पीढ़ी को भी मिले। मतलब इस पीढ़ी को नहीं, बल्कि आगे जो भी आए उनको भी मिले, मतलब सभी को जो मिलता रहे। वैज्ञानिक का कहना है हम संसाधनों का जो प्रयोग कर रहे हैं उस लगता है संसाधन शीघ्र एंड हो जाएंगे, वो आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं बचे। यदि विकास की धारणा बनानी है, उसे लगातार रखना है, तो हमें संसाधनों का प्रयोग इस तरह करना होगा जिससे विकास की प्रक्रिया जारी रहे और भावी पीढ़ी के लिए संसाधन बचे रहे। और धरती के पास सब लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए संसाधन नहीं है। ये कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है, चर्चा कीजिए। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार साधन मिलते हैं जिनका प्रयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए करता है, तब ये संसाधन बनते हैं। यदि इन संसाधनों को सीमित मात्रा में उपलब्ध है कि मनुष्य बुद्धिमत्ता से इनका प्रयोग करें तो वे अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। यदि संसाधनों का दुरुपयोग ना करें तो उसका प्रयोग ढंग से करके विकास की प्रक्रिया को जारी रख सकता है, किंतु इनका प्रयोग निजी लाभ के लिए करेगा तो ये एक व्यक्ति के लाभ को पूरा नहीं कर पाएगा। यदि संसाधनों अंधाधुंध प्रयोग करेंगे तो एंड हो जाएंगे। नवीकरण संसाधन सीमित है जिनका प्रयोग एक बार करने के बाद एंड हो जाते हैं, उनका प्रयोग हमें सोच समझ करना होगा। इनका प्रयोग करते समय हमें आने वाली पीढ़ी का आवश्यकता ध्यान रखना होगा। इस प्रकार उपरोक्त से सीख मिलती है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि निजी स्वार्थ के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब प्राकृतिक संसाधन के इस्तेमाल हमें ज़रूरत होने पर करें, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ना करें। इससे संसाधन जो हम इसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करेंगे क्या होगा, ये संसाधन क्या है, एंड हो जाएंगे और विकास की प्रक्रिया रुक जाएगी। प्रश्न 11, पर्यावरण में गिरावट के कुछ उदाहरण की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे हों।
तो कूड़े कचरा एवं गंदगी से जल प्रदूषण, वायु और भूमि की क्या है खराब होती है। इसी को पर्यावरण पोल्यूशन कहा गया है। तो पहला है जल प्रदूषण। नदियों, झीलों, समुद्र में आए कूड़े कचरे, उद्योग अपशिष्ट जल को खराब करते हैं। जल में ऑक्सीजन कम होती है, जलीय जीव मर जाते हैं। जहाज़ों से रिसने वाले तेल से भी क्या है समुद्र जीवों को हानि होती है। वायु पोल्यूशन, कारखाने के धुएं, मोटर वाहनों के धुएं से क्या है पोल्यूशन फैलता है। इससे मानव स्वास्थ्य, वन्य जीवन दोनों को हानि होती है। फिर भूमि पोल्यूशन, भूमि पर कारखानों द्वारा घरों या अन्य स्रोतों से कूड़ा कचरा आदि फेंकने से पर्यावरणीय समस्या आती है। कृषि क्षेत्रों में अधिक उर्वरक का उपयोग करने से भूमि का उपजाऊपन क्या एंड होता है और ये उर्वरक भूमि को खराब करते हैं। बढ़ती जनसंख्या, संसाधन दुरुपयोग, अधिक मात्रा में पेड़ों काटना, पर्यावरण गिरावट आने का बहुत मामले बढ़ रहे हैं। इससे हमारे बहुत से उदाहरण हमें देखने को मिल रहे हैं जो हमारे आसपास ही हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस तरह इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 1 कर लिया है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।